This is the future. Evolution. हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेडिको नर्सिंग क्लासेज पे कंटिन्यूसली मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड क्रेज कोर्स करवाया जा रहा है, जो कि आपकी अपकमिंग नॉर्थ सेट है, ईएसआईसी है, एसजीपीजीआई की जो एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि ब्रेन ट्यूमर क्या होते हैं, ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स हमने देख लिए थे कि किस प्रकार के ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स आते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक। आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट? स्ट्रोक। आज की क्लास का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रोक, और स्ट्रोक भी नर्वस सिस्टम का मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, जो आजकल की कंडीशन या आजकल की डे टू डे लाइफ के अंदर मोस्टली ये देखा जाने लगा है। तो स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक का मतलब होता है कि इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन, सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन, जो ब्रेन के जो टिश्यूज हैं अगर उनके अंदर से उनका जो परफ्यूजन है, परफ्यूजन का मतलब है जो जो वेस्ट का बाहर निकलना और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अंदर सेरिब्रल टिश्यू के पास जाना, वही क्या कहलाता है? परफ्यूजन कहलाता है। मतलब टाइम से ब्रेन के पास ऑक्सीजन पहुंच रही है, टाइम से ग्लूकोज पहुंच रहा है, टाइम से वहां से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट ब्रेन ने जनरेट किए हैं वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट अगर बाहर निकल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? परफ्यूजन। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से जो सेरिब्रल टिश्यूज है उनका परफ्यूजन है वो क्या हो जाता है? इम्पेयर्ड हो जाता है। इम्पेयर्ड हो जाता है, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन तो किस वजह से हुआ? ड्यू टू द डिसरप्शन इन ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। ड्यू टू डिसरप्शन इन, डिसरप्शन मतलब डिक्रीज और स्टॉप, डिक्रीज और स्टॉप ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, की ब्रेन की ब्लड सप्लाई किसी भी रीजन की वजह से अगर स्टॉप हो गई है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है? पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? इम्पेयर्ड सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन और ड्यू टू द डिक्रीज और ड्यू टू द स्टॉपेज इन द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो इसका ये है स्ट्रोक की डेफिनेशन होगी। स्ट्रोक के बारे में एक सिंपल सिंपल इंट्रोडक्शन हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके होने के मोस्ट कॉमन रीजन क्या है। इसके मोस्ट कॉमन रीजन हो सकते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन है, हेड इंजरी है, हाइपरटेंशन है, हेड इंजरी है, साथ के साथ में अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस, अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ, डिपोजिशन ऑफ फेट सब्सटेंस या फेट, फेट सब्सटेंस इन द ब्लड वेसल्स, इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर अगर जब फेट सब्सटेंस है वो डिपोजिट हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? वहाँ पे डिक्रीज द ल्यूमन, डिक्रीज ल्यूमन ऑफ, डिक्रीज द ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स है ल्यूमन, ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन है वो कम हो जाता है, और ब्लड वेसल्स का ल्यूमन कम होने की वजह से वहाँ पर क्या होने के लग जाते हैं? जो एडवांस या जो ब्लड वेसल्स आगे का जो एरिया है उस ब्लड, जहाँ से श्रिंक हुई है या जहाँ से वो नैरोइंग हुई है उसके आगे के एरिया के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है? इम्पेयर्ड हो जाती है। इट विल लीड टू द इम्पेयर्ड, इट विल लीड टू द इम्पेयर्ड, लीड्स टू द इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन, ऑर्गन। तो जिसकी वजह से क्या होता है? उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, और प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है? सेरेब्रल टिश्यूज है उनका परफ्यूजन होता है, उस वजह से उनसे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा? उन टिश्यूज की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो ये है इसके मोस्ट कॉमन कोजेज। ठीक है, और भी बहुत सारे कोजेज है लेकिन हम यहाँ पे इनको डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम इसको डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रोक। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक के टाइप कौन कौन से? स्ट्रोक के टाइप्स की बात करें स्टूडेंट, अगर हम स्ट्रोक के टाइप्स की बात करें तो स्ट्रोक के टाइप्स में हम फर्स्ट वन टाइप देखते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। पहला टाइप आता है हेमरेजिक स्ट्रोक।
हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब है कोई भी ब्लड वेसल्स है। हेमरेजिक स्ट्रोक का मीनिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स इज रप्चर इनटू द ब्रेन एंड इज एस्केप blood is in escape in surrounding tissues of brain। हम नहीं बोलते दिमाग की नस फट गई, नॉर्मल भाषा के अंदर या नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर हम लोगों को समझाने के लिए बोलते हैं ना कि इस पर्सन की या इस पेशेंट की दिमाग की नस फट गई, तो वो है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब है कि अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, चाहे वो हाइपरटेंशन की वजह से हुई होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हुई होगी, चाहे वो हो सकता है कि हेड इंजरी की वजह से हुई होगी। तो अगर मान लीजिए इंटरनल ब्लड की है, इंटरनल जो ब्लड सप्लाई है, इंटरनल जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन की, अगर वहां पर कोई ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, रप्चर होने की वजह से उस सराउंडिंग एरिया के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड है वो सराउंडिंग एरिया में एस्केप हो जाता है, जिसकी वजह से वहां के आसपास के टिश्यूज की क्या शुरू हो जाती है, डेथ होना शुरू हो जाती है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है। दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप है इस्टेमिक स्ट्रोक। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। स्टूडेंट, अगर आपसे आपके पास एमसीक्यू आता है, अगर आप लोगों के पास एमसीक्यू आता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक कौन सा है? इस्टेमिक स्ट्रोक। इस्टेमिक स्ट्रोक इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉमन टाइप ऑफ सिस्टेमिक स्ट्रोक इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक। ये मोस्ट कॉमन टाइप है स्ट्रोक का, मोस्ट कॉमन टाइप है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप स्टार लगा करके अपनी नोटबुक में ऊपर की तरफ लिख लीजिएगा, ताकि जब भी आप इस नोटबुक में दोबारा आए रिवीजन के लिए तो आपको ये पॉइंट एक बार दोबारा से रिमाइंड हो जाए और आप उसको अच्छे से याद कर पाए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस्टेमिक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है? इस्टेमिक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, मैं भी बताता हूँ। इन इस्टेमिक स्ट्रोक, इस्टेमिक स्ट्रोक इन इस्टेमिक सिस्टेमिक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, जैसे कि इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब हो गया कि वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई हुई ब्रेन के अंदर किसी भी रीजन की वजह से, ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट के अंदर पर्टिकुलर टिश्यूज को अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उस पार्ट के अंदर ब्रेन के नर्वस टिश्यूज है, उन टिश्यूज के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? हाइपोक्सिया होगा, और हाइपोक्सिया की वजह से धीरे धीरे सेल्स है वो नेक्रोटाइज होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल्स का रप्चर नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ ब्लड सप्लाई हो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है और स्टॉप हो गई है, ड्यू टू द ड्यू टू द डिक्रीज और stop in the blood supply of the brain, स्टॉप इन द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। किसी भी रीजन की वजह से ब्रेन की अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, हो सकता है आपका न्यूरोजेनिक स्ट्रोक हो। ठीक है, हेमरेज हो गया हो। हेमरेज, मैं यहाँ पे हेमरेजिक स्ट्रोक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हेमरेज। हो सकता है किसी इंडिविजुअल का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के अंदर क्या हुआ, उसकी जो नीचे की जो थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटीज है, पेल्विक कैविटी है, लेग्स है, एक्सट्रीमिटीज है, उनके थ्रू अगर उनमें चोट लगी और वहां से अगर ब्लड बहुत ज्यादा बह जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे नर्वस सिस्टम के पास या नर्वस टिश्यू के पास प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, और प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचने की वजह से वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर इस्केमिक स्ट्रोक है वो पेशेंट के अंदर हो सकता है। ठीक है। और इस्केमिक स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन रीजन होता है, मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी होती है, कॉमन ईटियोलॉजी ऑफ इस्टेमिक स्ट्रोक। अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी यानी कि मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी क्या है, इस्टेमिक स्ट्रोक की मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी क्या है, तो वो क्या है? हाइपरटेंशन है।
स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को मेडिको नर्सिंग क्लासेज की किसी भी क्लास में, अगर वो जो भी क्लास अटेंड कर रहा है और उस क्लास में उसको कोई डाउट आता है, तो प्लीज़ आप अपने डाउट को मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना टाइप आता है एम्बोलिक स्ट्रोक। तीन प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। पहला था अपना हेमरेजिक स्ट्रोक, दूसरा है इस्केमिक स्ट्रोक और तीसरा है एम्बोलिक स्ट्रोक। ठीक है, तो एम्बोलिक स्ट्रोक की बात करते हैं स्टूडेंट। एम्बोलिक स्ट्रोक की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो एम्बोलिक स्ट्रोक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एम्बोलिज्म की वजह से, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है एम्बोलिज्म की वजह से अगर स्ट्रोक हो रहा है, एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक स्ट्रोक का मतलब है ड्यू टू एनी एम्बोलिज्म, ड्यू टू एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब है कोई भी मूवेबल क्लॉट। एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है? एम्बोलिज्म का मतलब होता है मूवेबल क्लॉट। मूवेबल क्लॉट हो सकता है, एयर बबल हो सकता है, एयर बबल हो सकता है, पेट एम्बोलिज्म हो सकता है। पेट एम्बोलिज्म किसका कॉम्प्लिकेशन है? फ्रैक्चर का। पेट एम्बोलिज्म, पेट एम्बोलिज्म इज एन कॉम्प्लिकेशन ऑफ, पेट एम्बोलिज्म इज एन कॉम्प्लिकेशन ऑफ, किस चीज़ का कॉम्प्लिकेशन है? फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की वजह से फेट एम्बोलिज्म होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं और बहुत बार इसमें पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आप लोगों के लिए कि जो फेट एम्बोलिज्म उसका मेन कोज क्या है। एमसीक्यू याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, एम्बोलिज्म का मैंने बता दिया कि एम्बोलिज्म क्या होता है, कोई भी मूवेबल क्लॉट ड्यू टू एनी एम्बोलिज्म। और एम्बोलिज्म का मतलब मूवेबल क्लॉट हो सकता है, एयर हो सकती है, पेट एम्बोलिज्म हो सकता है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉर्मली देखिएगा आप, थोड़ा सा क्लीनिंग करते हैं उसके बाद समझाता हूँ आपको। आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्रेन टिश्यू है, ये हमारा लगभग ब्रेन टिश्यू बना दिया है मैंने। यहाँ पर मान लीजिए कोई, अब जैसे मान लीजिए ये वेसल्स आ रही थी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने के लिए वेसल आ रही थी। अब इस वेसल के अंदर क्या था, नॉर्मल ये जब इसमें पूरा एकदम आउटफ्लो अच्छा था तो उसमें क्या हो रहा था, नॉर्मल ब्लड सप्लाई ये कर रही थी, इसके ल्यूमन में कोई चेंज नहीं आया, कोई एम्बोलिज्म नहीं आया। अब क्या हुआ, किसी रीजन की वजह से किसी को चोट लगी, चोट लगने की वजह से एक एम्बोलिज्म यहाँ पे आ गया, जो आप देख सकते हो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है। ये क्या आ गया आपका एम्बोलिज्म। ये एम्बोलिज्म आने की वजह से क्या हुआ, ये एम्बोलिज्म आने की वजह से जो आगे के एरिया के अंदर जो ब्लड सप्लाई थी, आगे के एरिया के अंदर जो ब्लड सप्लाई थी, जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा था, वो सर्कुलेशन क्या हो जाता है स्टूडेंट, स्टॉप हो जाता है और इसके आगे के जो भी टिश्यूज है वो नेक्रोसिस होना शुरू हो जाते हैं। नेक्रोसिस सबसे पहले वो उनके अंदर क्या क्रिएट होगा, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के बाद वो हो जाएंगे नेक्रोटाइज। और हम सब जानते हैं कि ब्रेन टिश्यू एक, ब्रेन क्या है, एक नर्वस टिश्यू का पार्ट है। नर्वस टिश्यू अगर एक बार नेक्रोटाइज हो गया तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं करता है, वहां पर सिर्फ रीजनरेट होता है, टिश्यू बनता है, लेकिन नर्वस टिश्यू नहीं बनेगा, वहां पे सिर्फ फाइब्रोसिस होगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो घाव भरे जाते हैं, वो वहां पर दोबारा से वो फंक्शनिंग में नहीं आते, वहां पर क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है टिश्यू का। तो ये है तीन प्रकार के, मैंने आप लोगों को भी बताया, स्ट्रोक का टाइप बता दिया है। ठीक है, हेमरेजिक स्ट्रोक ब्लड सप्लाई होने की वजह से, हेमरेजिक स्ट्रोक कोई भी ब्लड ब्लड है उसके अंदर, हेमरेजिक स्ट्रोक बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, ब्रेन के अंदर हाइपरटेंशन वगैरह की कंडीशन है, उसमें क्या होता है, दिमाग की जो नसें हैं वो अगर फट जाती है तो उस कंडीशन के अंदर स्ट्रोक होता है। इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, उस वजह से वहाँ पे स्ट्रोक की कंडीशन हो गई। एम्बोलिज्म के अंदर क्या होता है, एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर कोई भी एम्बोलाई जा करके ब्लड वेसल जो कि इंटरनल ब्रेन को जो इंटरनल ब्लड सप्लाई हो रही है उसको जा करके वो क्या कर देते हैं,
स्टॉप कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं। एम्बोलिज्म क्या कर रहा है, स्टॉप ही तो कर रहा है, एक रुकावट पैदा कर देता है अभी ब्रेन की ब्लड सप्लाई के अंदर। उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां पे स्ट्रोक की कंडीशन हो जाती है। और स्ट्रोक क्या था, स्ट्रोक था कि impaired tissue perfusion in the impaired tissue perfusion in brain, and that will lead due to the disruption या decreased blood supply of the brain। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्ट्रोक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। स्ट्रोक का ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए ये कंडीशन तो हो चुकी है, तब इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें स्टूडेंट, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए दोनों, अभी जो ऊपर वाले दोनों पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से सीधा एमसीक्यू आप लोगों के लिए आएगा, आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो पहला है कि एंटीकोएगुलेंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हेमरेजिक स्ट्रोक। पहला है एंटीकोएगुलेंट इज एंटीकोएगुलेंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हेमरेजिक स्ट्रोक। ये एंटीकोएगुलेंट है। हम क्या करते हैं नॉर्मली, क्या होता है सिस्टेमिक स्ट्रोक के अंदर, ठीक है, सिस्टेमिक और एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर हम क्या करते हैं, सिस्टेमिक और एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स वो देते हैं, पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स देते हैं। लेकिन हेमरेजिक एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स वो क्या करती हैं। अब मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि एंटीकोएगुलेंट ड्रग क्या करेगी। एंटीकोएगुलेंट ड्रग क्या करती है, ब्लड थिनर का काम करती है, ब्लड थिनर का काम करती है, डिक्रीज क्लोटिंग, ये क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग को कम करती हैं। अब मान लीजिए अगर आपका पेशेंट है, उसको हेमरेजिक स्ट्रोक हो रहा है। हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब है ब्रेन के अंदर कोई नस फट गई, उसकी वजह से ब्रेन के अंदर ब्लड है वो बहे जा रहा है, और ऊपर से आप अगर उसको एंटीकोएगुलेंट दे रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे क्लोट तो बनेगा ही नहीं, और इंटरनल ब्लीडिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ होने के चांसेस है। अब यहाँ पर हमें एंटीकोएगुलेंट की जगह कोएगुलेंट मेडिकेशन है जो ब्लड का थक्का बनाती है, वो मेडिकेशन हमें यूज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू बन सकता है आप लोगों के लिए कि एंटीकोएगुलेंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच टाइप ऑफ स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में हम कभी भी एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स है वो नहीं देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एंटीकोएगुलेंट इज यूज इन इस्केमिक एंड एम्बोलिक स्ट्रोक। कि एंटीकोएगुलेंट जो ड्रग्स हैं वो इस्केमिक और एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर यूज करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो यही कह रहा है कि, सॉरी, दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही कह रहा है कि जो एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स हैं वो ड्रग्स कब यूज करनी चाहिए, वो ड्रग्स यूज करनी चाहिए हमें, कब यूज करनी चाहिए, इन केस ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक और एम्बोलिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक और एम्बोलिक स्ट्रोक की कंडीशन के अंदर हमें क्या करनी चाहिए, एंटीकोएगुलेंट। क्योंकि यहाँ पे इस्कीमिया और एम्बोलिज्म के अंदर क्या होगा, इट विल हेल्प, एंटीकोएगुलेंट क्या करेंगे, इट विल हेल्प टू डिक्रीज क्लॉट एंड रिस्टोर द ब्लड सप्लाई, रिस्टोर द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। ये क्या करती है, यहाँ पर इस्केमिक और एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर हमारा जो ये एंटीकोएगुलेंट देने का जो पर्पज है, वो पर्पज क्या होगा कि जो फ्लोट या जिस फ्लोट की वजह से ब्लड की सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है, जिस फ्लोट की वजह से ब्लड की सप्लाई डिक्रीज हो गई, उस फ्लोट को हमें क्या करना है, धीरे धीरे डिसोल्व करना है। तो एंटीकोएगुलेंट देंगे, तो एंटीकोएगुलेंट जैसे ही हम देते हैं पेशेंट को, तो एंटीकोएगुलेंट देते ही क्या होगा, वहाँ पे धीरे धीरे वो क्लोट है वो डिक्रीज होना शुरू होगा, उसकी जो मास है वो धीरे धीरे कम होगा, और धीरे धीरे मास कम होगा। जैसे जैसे क्लोट कम होता जाएगा, वैसे वैसे ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो वापस से इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है, और वहाँ के टिश्यू वापस से रीजनरेट शुरू कर देते हैं। तो ये है हमारे पास एंटीकोएगुलेंट। और मोस्ट कॉमन जो एंटीकोएगुलेंट यूज किए जाते हैं वो एंटीकोएगुलेंट कौन कौन से हैं। तो मोस्ट कॉमन एंटीकोएगुलेंट्स की अगर आप बात करो तो हिपेरिन यूज करते हैं, हिपेरिन एंड वारफेरिन, हिपेरिन और वारफेरिन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए, और एंटीकोएगुलेंट ड्रग जो है मैनेजमेंट है उसमें आप जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। तो हिपेरिन और वारफेरिन के बारे में अगर आप मैं आपको बताऊं, टेस्ट जो हैं लेबोरेटरी, वेरियस लेबोरेटरी टेस्ट हैं, उनमें मैंने हिपेरिन और वारफेरिन के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप लेबोरेटरी टेस्ट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां से जाकर के उसको रेफर कर सकते हो। तो हिपेरिन क्या होता है, ये सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है। हिपेरिन क्या किया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है नॉर्मली पेशेंट को, ठीक है। और
कौन सा हिपेरिन मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ या मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हिपेरिन हम बोल सकते हैं, उसको आता है लो मोलिक्यूलर लो मोलिक्यूलर वेट लो मोलिक्यूलर वेट हिपेरिन, LMWH। इस प्रकार का जो एक टाइप आता है हिपेरिन का, वो यूज किया जाता है। वारफेरिन है ओरली भी दी जाती है। वारफेरिन की जो टेबलेट्स है वो ओरली भी दी जा सकती है। ठीक है। और वारफेरिन अगर चल रहा है तो वारफेरिन थेरेपी की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के लिए कि हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं? INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, PTINR करवाया जाता है। और हिपेरिन की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT टेस्ट है वो करवाया जाता है। तो ये दोनों टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत बार नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के अंदर ये पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप इनको थोड़ा सीरियसली लेकर के पढ़िएगा। ठीक है। जो मोस्ट कॉमन टाइप है, कौन कौन से एंटीकोएगुलेंट यूज किए थे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था। एंटीकोएगुलेंट कहाँ यूज करना है? इस्केमिक और एम्बोलिक में। एंटीकोएगुलेंट कहाँ यूज नहीं करना है? इन हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, पहला पॉइंट है की पॉइंट। पहला की पॉइंट क्या कह रहा है? असिस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। बिल्कुल जी। जब भी किसी भी इंडिविजुअल को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? सबसे पहले उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को हमें क्या करना है? चेक करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को हमें चेक करना है। ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने का हमारा मेन रीजन क्या है? टू आइडेंटिफाई टू आइडेंटिफाई द ICP। ICP मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ठीक है, इसका मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल चल रहा है। और अगर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही अल्टर्ड हो रहा है, तो वो क्या है? एक अर्लीस्ट साइन है हमारे लिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर के इंक्रीज होने का। ये मैं आपको पिछली क्लासों के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वहाँ मैं डेफिनेटली उसका आंसर कर दूंगा। टू आइडेंटिफाई द ICP, तो हमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बताइए। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए कौन सी स्केल काम में ली जाती है? GCS स्केल काम में ली जाती है। ग्लासको कोमा स्केल काम में ली जाती है। ग्लासको कोमा स्केल मैंने अच्छे से पढ़ा रखी है, और कुछ दिनों बाद, हो सकता है 5-10 दिन के अंदर अंदर मैं एक ग्लासको कोमा स्केल का जो लेक्चर वीडियो, प्रॉपर लेक्चर वीडियो, वो अपलोड करूंगा। ठीक है। तो GCS स्कोर वो हमें बताता है कि भाई पेशेंट हमारा कॉन्शियस नहीं है कि नहीं। नेक्स्ट वन है मॉनिटर द ICP एंड वाइटल साइन। पेशेंट के वाइटल साइंस को हमें क्या करना है? मॉनिटर करना है। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी हमें क्या करना है? मॉनिटर करना है। क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, वाइटल साइन मॉनिटर करना है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटर करना है। तो अगर हमारे पेशेंट का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है, तो अर्लीस्ट साइन तो आएगा हमारे पास अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और लेट साइन के अंदर आएगा हमारे पास कुशिंग ट्रायड। ठीक है। क्या आएगा? कुशिंग ट्रायड। बताता हूँ। अर्ली साइन, अगर अर्ली साइन की स्टूडेंट्स हम बात करें, अर्ली साइन की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो अर्ली साइन में क्या होता है? अल्टर्ड लेवल ऑफ अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अर्ली साइन में। दूसरा है लेट साइन, लेट साइन ऑफ लेट साइन ऑफ इंक्रीज ICP, लेट साइन ऑफ इंक्रीज ICP। लेट साइन ऑफ इंक्रीज ICP बताइएगा स्टूडेंट, क्या होना चाहिए? लेट साइन ऑफ इंक्रीज ICP होगा हमारा कुशिंग ट्रायड। कुशिंग ट्रेड होगा। कुशिंग ट्रेड के अंदर क्या था स्टूडेंट? कुशिंग ट्रेड के अंदर था, एक ट्रायंगल बना था, और वो ट्रायंगल क्या कर रहा था? कुशिंग ट्रायड के अंदर क्या हुआ? एक ट्रायंगल बना। अच्छा नहीं यार, अच्छा नहीं बन रहा। अच्छा वाला बन रहा है थोड़ा सा।
ठीक है, ये बन गया कुशिंग ट्रायड, इसमें लिखते हैं अपन कुशिंग ट्रायड। कुशिंग ट्रायड में क्या क्या आता है, मतलब लेट साइन ऑफ इंक्रीज आईपीसी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के इंक्रीज होने के जो लेट साइन है उनमें पहला साइन आएगा आपके पास हाइपरटेंशन। क्या होगा, हाइपरटेंशन। दूसरा आएगा ब्रेडिकार्डिया। दूसरा साइन आ जाएगा स्टूडेंट्स ब्रेडिकार्डिया। तीसरा आएगा आपके पास ब्रेडीपीनिया। तो ये तीन साइन है जो कि कुशिंग ट्रायड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है तो कुशिंग ट्रायड कहाँ आता है, तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर का लेट साइन है क्या है कुशिंग ट्रायड। कुशिंग ट्रायड के अंदर आते हैं हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रेडीपीनिया, तीन चीजें होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैं दोबारा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बहुत बार पूछा जाता है, ये एक एमसीक्यू के रूप में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनिटर द इनटेक आउटपुट चार्ट। मॉनिटर द इनटेक आउटपुट चार्ट, मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट हमें इसलिए मॉनिटर करना है क्योंकि अगर ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक जो है पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल किसके पास है, ब्रेन के पास। तो हमारी बॉडी की जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है, इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब अगर हमारा ब्रेन ही डैमेज हो रहा है, ब्रेन ही अगर इंजर्ड हो गया, बीमार हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटीज है उनके अंदर अबनॉर्मलिटीज आए। जैसे कि इंटेक आउटपुट चार्ट हमें इसलिए मॉनिटर करना है कि बावल और ब्लेडर की जो फंक्शनिंग है उसका हमें आइडिया लग जाएगा, पेशेंट कितना इंटेक कर रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है उसके बारे में। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोजिशन द पेशेंट अप्रोप्रिएटली टू प्रिवेंट इंजरी और फॉल फ्रॉम द बेड। हमें हमारे पेशेंट को हमें क्या करना है, एक अप्रोप्रिएट पोजीशन देनी है। क्या देना है, एक अप्रोप्रिएट पोजीशन देनी है। और अप्रोप्रिएट पोजीशन देने का रीजन क्या है कि हम हमारे पेशेंट को बचाना चाहते हैं किससे, कि वो गिर ना जाए, क्योंकि स्ट्रोक हो चुका है तो उसकी बॉडी की जो एक्टिविटीज है वो क्या हो चुकी है, लिमिटेड हो चुकी है, उसको चलने फिरने में काफी दिक्कत होगी। थॉट्स हैं उसकी, उनके अंदर भी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमारा पेशेंट एक अप्रोप्रिएट पोजीशन के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ उसे उसे हमें इंजरी से भी बचाना है, क्योंकि वहां पर लेवल ऑफ जब भी ब्रेन का डिसऑर्डर होगा, स्ट्रोक वगैरह होगा, तो हो सकता है पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसके अंदर भी क्या आपको देखने को मिल सकता है, चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये है हमारे स्ट्रोक के बारे में स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम एंड रिफ्लेक्सोलॉजिकल चार्ट। वर्टिब्रल कॉलम और रिफ्लेक्सोलॉजिकल चार्ट के अंदर देखोगे स्टूडेंट कि यहाँ पर आप लोगों को मैं वो चीजें दिखाना चाह रहा हूँ कि की जो स्पाइनल कोड की जो नर्व रूट होती हैं, उन नर्व रूट के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है। स्पाइनल कोड की जो नर्व रूट्स होते हैं, वहां से जो स्पाइनल कोड से जो नर्व रूट ओरिजिनेट होते हैं वो कौन कौन सी बॉडी की एक्टिविटीज को कौन कौन से लेवल पे कंट्रोल करते हैं। तो फर्स्ट वन देखिए C7 सर्वाइकल स्पाइन। अगर आप सर्वाइकल स्पाइन के अंदर बात करोगे स्टूडेंट, अगर आप सर्वाइकल स्पाइन की अगर बात करते हो, अगर आप सर्वाइकल स्पाइन की बात कर रहे हो तो सबसे पहला ध्यान, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पहला एमसीक्यू। सर्वाइकल स्पाइन की बात करेंगे तो सबसे पहला एमसीक्यू हमें क्या देखने को मिलेगा, पहला एमसीक्यू मिल सकता है कि सर्वाइकल स्पाइन की जो संख्या है वो कितनी होती है, मतलब नंबर ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। तो C7 होता है, C7 होते हैं सर्वाइकल के, क्या होते हैं, सात वर्टिब्रा। सात वर्टिब्रा, पहले सात वर्टिब्रा क्या कहलाते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर पहली और दूसरी वर्टिब्रा का नाम है, ठीक है, नाम दिया हुआ, उनका नाम दिया हुआ है। तो उनका नाम में देखो क्या नाम है, उनका नाम दिया हुआ है एटलस और एक्सिस। क्या नाम दिया हुआ है, एटलस और एक्सिस। आई होप आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, फिर भी मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, आई थिंक अब ठीक लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो एटलस और एक्सिस ये पहली दो सर्वाइकल वर्टिब्रास का नाम है। पहली C1 का नाम है एटलस, दूसरी का एक्सिस। ठीक है, और ये दोनों क्या करती हैं, हेड एंड ब्रेन, इनर एंड मिडल ईयर। ठीक है, हेड एंड ब्रेन और इनर और मिडल ईयर के अंदर जाती है। एक्सिस का काम है ऑडिटरी नर्व, साइनस, आई एंड टंग, इन सबको ये क्या करती है, नर्व सप्लाई का काम करती है। इन सबके सामने लिखा हुआ है कि ये किस पर्टिकुलर ऑर्गन को जाकर के नर्व सप्लाई कर रही है। तो आई होप आप लोगों को इसके द्वारा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने ये चार्ट यहाँ पे ऐड किया है। और इससे मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को जो बेसिक्स है कि कौन से नर्व रूट से कौन से ऑर्गन को कंट्रोल किया जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे,
हम जान ले पहचान ले, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ाने वाला हूँ कि जब मान लीजिए स्पाइनल कोड की इंजरीज होती हैं तो कौन कौन से बॉडी के फंक्शन है वो अल्टर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए स्पाइनल कोड के जिस लेवल पर इंजरी हुई है तो उस लेवल से लेकर के सारे क्या हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर इंजरी हुई है, T2 पे इंजरी हुई है, T2 पे इंजरी हुई है, तो T2 से लेकर के नीचे के सारे फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, खत्म, डिस्टर्ब। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन के थ्रू ही यहाँ पे नर्व रूट्स हैं वो बनी हुई है। तो हमें यही सीखना है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सा नर्व रूट क्या कंट्रोल कर रहा है, कहाँ की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। तो C3 की बात करें तो सिक्स है, चिक है, आउटर ईयर के बारे में बात करता है, आउटर ईयर को कंट्रोल करता है। सी सर्वाइकल, C4 का बात करें तो नोज, माउथ, लिप्स और स्टिचियन ट्यूब, स्टेचियन ट्यूब के बारे में ये काम करते हैं, वहाँ पे बात करते हैं, वहाँ पर ये कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज को। सर्वाइकल 5, C5 की अगर मैं बात करूँ तो फेरिंग्स और वोकल कॉर्ड के अंदर ये काम करते हैं। उसके बाद में अगर C6 की बात करूँ, शोल्डर, नेक और टॉन्सिल, शोल्डर, नेक और टॉन्सिल की बात करते हैं। C7 की अगर बात करें तो थायराइड और एल्बो की यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, थायराइड ग्लैंड के ग्लैंड को सप्लाई करें थायराइड के आसपास, और एल्बो के आसपास ये क्या करते हैं, मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रास की मैं अगर मोटे मोटे तरीके से देखूं तो ये क्या करते हैं, ट्रेकिया, हार्ट, लंग्स, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्टमक, स्प्लीन, एड्रिनल कैविटी, किडनी, यूरेटर, स्मॉल इंटेस्टाइन। इनडायरेक्टली वी कैन से अप्रोक्सीमेटली ये क्या कर रहे हैं, थोरेसिक प्लस हाफ ऑफ एब्डोमेन, हाफ ऑफ एब्डोमेन को ये क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही है। थोरेसिक प्लस हाफ ऑफ एब्डोमेन को ये क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। अगर हम लंबार वर्टिब्रास की बात करें, ये कहाँ पर कंट्रोल कर रही है, तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, इंग्वाइनल रीजन, एब्डोमिनल, अपेंडिक्स, अपर लेग, ब्लेडर, सेक्स ऑर्गन, नी, सियाटिक नर्व, प्रोस्टेट ग्लैंड, लोअर लेग। तो इसका मतलब है हाफ एब्डोमेन प्लस पेल्विक कैविटी, हाफ एब्डोमेन प्लस पेल्विक कैविटी को ये जो लंबार वर्टिब्रा है वो कंट्रोल कर रहे हैं। सैक्रम क्या कर रहा है, हिप बोन को कंट्रोल कर रहा है, हिप बोन और बटक के आसपास की जो नर्व रूट है उनको ये कंट्रोल करता है। कॉक्सिक्स का काम है रेक्टम और एनएस को कंट्रोल करने का, किसको करने का, रेक्टम और एनएस को कंट्रोल करने का। तो ये है एक एक ओवरव्यू कि वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो कौन सी स्पाइनल नर्व है वो कंट्रोल कर रही है। आई होप आप लोगों को इसके थ्रू कुछ समझ में आया होगा, कुछ आप लोगों का नॉलेज है वो बढ़ा होगा। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम ये पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की स्पाइनल कोड की इंजरीज हो रही है तो क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कल को आपके पास क्वेश्चन आता है कि T7 के ऊपर हुआ है, T12 के ऊपर हो गया, T2 के ऊपर हो गया, फ्रैक्चर हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर किस नर्व रूट के अंदर चेंजेस होंगे, तो वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकोगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रैश कोर्स की क्लासें आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज डे 2024। थैंक यू।